मोहसिन पाकिस्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी नज़रसानी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अपनी नज़रबंदी का केस लड़ते लड़ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या आज़ाद होना था, वो दुनिया से आज़ाद हो गए हैं। परेशानियाँ उनकी ख़त्म हो गई हैं। मुझे बड़े भाइयों की तरह समझते थे, छोटे भाइयों की तरह समझते, बड़ा प्यार करते थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के नाम उन्होंने ख़त लिखे कि इनको जाके मिलें, इनको बताएं, मेरे लिए कोई थोड़ी जद्दोजहद करे, मैं मूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी हयाती में नज़रबंदी का केस लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुआ। अब कल सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत है। अब जो भी फ़ैसला उसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है नाज़रीन, क्योंकि मोहसिन पाकिस्तान इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक़ कोऑर्डिनेटर मुदस्सर चौधरी साहब, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो लीगल टीम की उसके हेड थे। जो उनका हॉस्पिटल है डॉक्टर एक्यू खान, उसके भी जो लीगल एडवाइज़र हैं। इसके अलावा जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके शागिर्द ख़ास में इनका शुमार होता है। इसके अलावा MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। बहुत सारे अहदों पे चौधरी साहब ने काम किया। चौधरी साहब से हम जानेंगे कि ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बहुत ही करीब रहे हैं। इन्होंने ये केस रिट दायर की थी, जो कल अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हो रही थी। अब इसका फ़ायदा क्या है? और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कुछ इन्हें नोट के तौर पे लिख के दिया था सियासतदानों के नाम के, इनके पास जाएं, उनसे कहें कि मेरे लिए मेरे हक़ में आवाज़ बुलंद करें। वो कौन कौन से सियासतदान थे वो भी चौधरी साहब से जानते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताइएगा, लम्हा फ़िक्रिया है, मोहसिन पाकिस्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी नज़रसानी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब अगर ये फ़ैसला होता है कि इन्हें क्यों नज़रबंद रखा गया, तो अब क्या फ़ायदा है इसका? अब फ़ैसला क्या होना है, वो है ना, एक चाँद यहाँ ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। और दूसरी एक और बात है कि लोगों ने मट्टी से ख़जाना निकाला और हमने मट्टी के सुपुर्द ख़जाना कर दिया। डॉक्टर साहब के बारे में सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ, अब उनकी जो सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच में केस उनका लग गया है 24 फरवरी को। उनकी हमने आज़ादाना नकलो हरकत के ख़िलाफ़ हमने रिट पिटीशन फाइल की हुई थी। तो डॉक्टर साहब तो दुनिया यहाँ पे अपनी नज़रबंदी का केस लड़ते लड़ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या आज़ाद होना था, वो दुनिया से आज़ाद हो गए हैं। और सारी जो है ना वो परेशानियाँ उनकी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहब के पास जब जाते थे तो उन्होंने कभी आपको कुछ लिख के भी दिया था, सियासतदानों के नाम भी, इनसे आप मुलाकात करें? कौन कौन से वो सियासतदान थे, तो क्या लिख के क्या बातचीत की? मुझे बड़े भाइयों की तरह समझते थे, छोटे भाइयों की तरह समझते, बड़ा प्यार करते थे। और लेटर के ऊपर लिखा है कि मुदस्सर चौधरी छोटे भाई की तरह हैं, आपके पास आएँगे, मेरी बात सुनिएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के नाम उन्होंने ख़त लिखे, अल्लामा खादम साहब रिजवी, अल्लामा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, कि इनको जाके मिलें, इनको बताएं कि मेरे लिए कोई थोड़ी जद्दोजहद करे, और मुझे जो है ना मैं मूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। वो सारे पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है ना वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, वो भी उन्होंने डिसाइड होगा। दो नाम आपने लिए हैं, ये तो उलमा कराम के नाम है। सियासतदानों में किस किस के पास भेजा उन्होंने? ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो लेटर आपके पास है, वो लेटर आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। वो उन्होंने उस लेटर में भी लिखा हुआ है कि मुदस्सर चौधरी इज़ द हेड ऑफ माई लीगल टीम। वो जो लेटर ये अभी जो आप दिखा रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है, फिर शुजात हुसैन साहब का है। वो भी लेटर उन्होंने लिखा कि ये मुदस्सर साहब के पास आएंगे तो इनकी बात सुन के जो ये कहते हैं इनकी बात को ना और करें। तो वो ऑलमोस्ट सबके लेटर उनको पहुँच। आप गए सबके पास? देखिए, कुछ लोगों ने टाइम दिया और कुछ लोग कोविड की वजह से अवॉइड करते थे, तो टाइम तो ऑलमोस्ट सारे देने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ थी कि कोविड है और कोविड की वजह से हम मिल नहीं सकते, तो बात उधर भी जस्टिफिकेशन ठीक थी। लेकिन जो से मिले, किन किन से मुलाकात हुई? देखिए, मुलाकात में तो अल्लामा खादम साहब रिजवी साहब से बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकातें रहीं फिर बाद में, और उन्होंने कहा जी ठीक है, जिस तरह डॉक्टर साहब हुक्म करेंगे। अल्लामा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के जो हैं नज़दीकी लोग, उनके साथ हर वक्त रब्ता, वो भी राब्ते में हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि अल्लामा साहब फरमाते कि आप फ्राइडे वाले दिन मेरे पास इधर तशरीफ़ ले आएँ, तो वो अभी भी उनके साथ रब्ते में हैं। लेकिन वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से मैसेज आया था कि वो मुदस्सर साहब को कहें कि कोविड जो है ना वो उनके किसी चेयरमैन के वजह से हम उन तक पहुँचे थे। उन्होंने कहा जैसे कोविड थोड़ा कम होता है तो मुदस्सर साहब को मैं बुला लूँगा, अपनी टीम के वो नाम लिख लें। शुजात साहब से भी टाइम हो गया तो उन्होंने कहा जी देखिए, जब वो मेरा थोड़ी सी हालत बेहतर होती है
तो हम आप मुदस्सिर साहब को कॉल करवा देंगे, वो आ जाएं। लेकिन ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी इतनी। देखिए, जिन लोगों को खुद आवाज़ उठानी चाहिए थी उनके पास पैगाम भेजे जा रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है, आवाज़ तो फिर अवाम को भी उठानी चाहिए थी ना। देखिए, अवाम लोगों को भी तो चाहिए था ना, जिस तरह भी था। वो तो चले एक लीडर हैं, उन्होंने ये भी किसी ने इनकार तो नहीं किया कि हमने नहीं मिलना जी, ऐसी बात तो थी नहीं, ठीक है। तो आवाज़ फिर भी देखिए हमारे साथ लोग चलते रहे हैं जहाँ तक हो सका। आखिर यहाँ तक पहुँचे हैं कॉर्पोरेट के साथ, यहाँ तक होता है ना, सारा कुछ होता है। इतने बड़े मोहसिन का केस जो है वैसे तो नहीं ना लड़ा जाता। तो बहरहाल ये है कि वो ये ज़रूर मुझे कहते थे, बल्कि मैसेज उनका मेरे पास सेव है कि अफसोस है मुझे, मेरे समेत कहते थे सब पे। लास्ट मुलाकात थी, वो लास्ट मुलाकात में मेरे साथ अग्रेसिव भी हुए थे। उन्होंने कहा था वकील साहब तुम कहो जो वकील हो ताड़े को, लेकिन मेरी रेटी नहीं हो सकी। तो जाहिर बात है साफ दिल के बंदे थे, इसलिए ज़रा जज्बाती भी थे। उनका एहसान नहीं भूला जाएगा। आप उनके काफ़ी करीब भी रहे जब वो नज़रबंद थे, तो आम पब्लिक को वहाँ तक के सियासतदानों को वहाँ तक रिसाई नहीं थी, कुछ ख़ास अफराद को भी, लेकिन आप फिर भी उनसे मिलने जाते थे। तो क्या गुफ्तगू होती थी जब हमसे मिलते थे? देखिए, नज़रबंद की जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि नज़रबंद तो अभी हम इन सेंस में नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि उनकी नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी थी, ठीक है। मेरी 2019 से लेकर उसके बाद उनके साथ अटैचमेंट रही है। लेकिन चूँकि हमारा पूरा जो चैम्बर था, पूरा जो फेलोज जो हमारे थे एसोसिएट वगैरह, सबको मिलने की परमिशन थी, क्योंकि हम वकील हैं और वकील को मिलने की परमिशन लाजमी होती है। डेफिनेटली उन्होंने अपना केस करना था, वकील से मिलेंगे तो उसको ब्रीफ करेंगे ना, तो इसीलिए उनसे मिलने की परमिशन थी। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। कोई पॉलिटिशियन उनको नहीं मिल सकता था, कोई फॉरेनर उनको नहीं मिल सकता था, कोई मीडिया पर्सन उनको नहीं मिल सकता था, कोई एम्बेसडर उनको नहीं मिल सकता था, कोई जो है ना वो प्रेजेंटली पोस्टिंग कोई ऑफिसर जो आप ब्यूरोक्रेसी में से देख ले, जुडिशरी में से देख ले, वो उनको नहीं मिल सकता था। ये उनके ऊपर सख्त एक रिस्ट्रिक्शन थी, बल्कि एक कॉमन पर्सन नहीं मिल सकता था। सिर्फ कोई एक स्पेशल और लंबा प्रोसीजर था, लंबा क्राइटेरिया था, जिनको मीटअप करने के बाद आपको उनसे मिलने की इजाज़त होती थी। आपकी उनसे फ़र्स्ट मुलाकात कब और कैसे हुई? मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर शौकत विरक साहब, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया, और उसके बाद डॉक्टर कदीर साहब को दावत दी कि वो इस हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं। मेरे वो अच्छे दोस्त हैं। मेरी फ़र्स्ट मुलाकात जो है उनके ज़रिए से उनके साथ होती है, और उन्होंने जाके बताते हैं कि ये अच्छी लीगल टीम है इनके पास। तो डॉक्टर साहब पहले तो बहुत ज़्यादा मायूस थे, वो कोर्ट जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उनको इस चीज़ के ऊपर मुतमिन किया गया कि डॉक्टर साहब हमारी जो अदालतें हैं वो इंसाफ देती हैं। लेकिन वो कहते कि अदालतें इंसाफ देती हैं तो 122वें या 30वें नंबर पर फिर भी आ जाती हैं। लेकिन खैर हमने उनको ये होप दिलाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो है ना मेरी नकल हरकत के ख़िलाफ़, पाबंदियों के ख़िलाफ़ आप। कितने अरसे से ये केस चल? 2019 में लाहौर हाईकोर्ट में हम केस दायर करते हैं। 2019 के जून में हाईकोर्ट से फ़ैसला आ जाता है, और हम उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस टिल पेंडिंग है, जो कि नेक्स्ट हियरिंग अभी आपके सामने तमाम न्यूज़पेपरों में लगा हुआ है। 24 फरवरी 2022 को उनकी नेक्स्ट हियरिंग है। लेकिन अब उस हियरिंग का क्या फ़ायदा कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या आज़ाद होना, वो तो दुनिया से आज़ाद हो गए हैं। अगर अब वो कहती हैं ये केस उनके हक़ में चलता है, तो क्या इसकी किसको कोई सज़ा जज़ा क्या होगी इसकी? केस अब चल ही नहीं सकता, किसको आज़ाद करेंगे अब वो? अब केस के अब जो है ना वो लीगल पहलू से केस अभी फर्दर नहीं चल सकता। जिन अफराद ने उन्हें नज़रबंद किया उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये कभी भी कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अगर दूसरी तरफ से जस्टिफिकेशन देखी जाए हुकूमती लेवल पे, तो उनकी अपनी जस्टिफिकेशन है कि चूँकि हमारे पास एक बहुत कीमती ख़जाना है तो इसको छुपा के रखा जाता है। तो इतना भी नहीं छुपाना चाहिए कि वो अपना फैज़ दूसरों को भी ना दे सके, लेकिन इतना ज़्यादा छुपाया गया उनको। तो वो कहते थे कि सिक्योरिटी रिजर्वेशन है और बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर है, वो काफ़ी सारे मामला थे जिस वजह से ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे तो वो मोहसिन है, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है जो हिसाब। तो जब आप मिलते थे एज अ शख्सियत, आपने उन्हें कैसा पाया? देखिए, वो मोहसिन सिर्फ हमारे नहीं थे, वो पूरे पाकिस्तान के मोहसिन नहीं, वो पूरी उम्मत मुसलमान के मोहसिन थे, ठीक है। वो तौर शख्सियत वो साफ दिल, जज्बाती और हमदर्दी रखने वाले इंसान थे। जो जज्बाती इंसान होता है वो हमेशा दिल से साफ़ होता है, और वो एक जज्बाती इंसान थे। लेकिन वो मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और लोगों की खिदमत करने वाले थे। आपकी मुल्क के बारे में जब उनसे गुफ्तगू होती तो क्या गुफ्तगू होती थी?
वो कहते थे मुझे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन अगर मिल जाए, मैं पूछता था कि सबसे पहले अगर आपको ये जो आपका जो नकलो हरकत की इजाज़त अगर आपको मिल जाए, आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त अगर आपको मिल जाए, वो कहते थे मैं मीडिया से बात करूँगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगा, यूनिटी में जाऊँगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, स्टूडेंटों से ख़िताब करूँगा, उनको बताऊँगा, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मुल्क कौम की खिदमत करूँगा। वो ये चाहते थे। फिर सब ये तो आप बहुत हाई प्रोफाइल केस था जो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का वकील बनना, ये भी किसी एजाज़ से कम नहीं है। इसके अलावा कौन सा ऐसा केस है जो आपने बड़े लेवल का जो केस आप इसको लेकर अभी चल रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ड्यूटी लगी होती हैं। मुझ जैसे बंदा ना चीज़ को अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मकसद के लिए चुना और मेरा टिल डेथ उनके साथ मैसेज के ऊपर कांटेक्ट रहता था कि टिल डेथ भी उनके साथ मैसेज पे कांटेक्ट था। जो भी बात करते थे, कभी कोई मिस कॉल भी चली जाती थी, तो ये उनकी ज़रा नवाजी थी, उनका बड़ा पान था। मुझे बैक कॉल करके ज़रूर पूछते थे कि मुदस्सिर क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा बाकी सारे मामला आपके सामने हैं, जिस तरह वो हमारे सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, उनका केस, फार्मर चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेटी का केस, और भी इस तरह के काफ़ी सारे मामला जो हाई प्रोफाइल केसेस जो टैकल हो रहे हैं, टैकल कर चुका हूँ। रिसेंटली जो GC यूनिवर्सिटी की बच्ची का केस था वो भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों के ऊपर आपने बात की है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है, हर बंदा ये कहता है, जितने भी चीफ साहब आते हैं कि ये कहते हैं कि जो अदालतों पे बोझ है वो कम करेंगे, फैसले जल्दी होना चाहिए। तो आप समझती हैं कि अब कर पाएंगे ये? यहाँ पे ना इशू दो तरफ है। पहली बात ये, हमारा जो ला, ये पीछे आप बुक्स देख रहे हैं 1860 की बनी पड़ी हैं। अच्छा, ये ला कभी जज तो बनाता ही नहीं है, ला बनाना होता है पार्लियामेंट का काम है। जो हमारे लोगों से वोट लेके आते हैं उनका काम है वो ला बनाएं, इसको स्पीडी ट्रायल का प्रोसीजर बनाएं। वो इस तरफ ध्यान देते ही नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक मखसूस नज़र रखते हैं कि जज ने इंसाफ देना। जज इंसाफ नहीं दे सकता, जज एक किताब का पाबंद होता है वो उस किताब से बाहर नहीं निकल सकता। वो उस अपनी जो बुक है ना, उसके मुताबिक उसने मेरिट के ऊपर फैसला करना होता है, इंसाफ के ऊपर नहीं, मेरिट के ऊपर फैसला करना होता है। अब जो हमारे सैनिटर्स हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारा काम उनके देखने का है। हाँ, जहाँ पे जुडिशरी की बात आ जाए, यहाँ पे बात ये कि यहाँ पे जजेस की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं जो है ना वो जोल है ज़रूर इस निज़ाम में, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इंसाफ देने में 130वें नंबर पे आई हैं। जोल तो कहीं ना कहीं पे है, खैर उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे जो महरक़ात हैं वो ये सारे शामिल हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें इंसाफ की जो ना फराहमी में तख़ीर हो रही है। होना नहीं ऐसा चाहिए। बहरहाल ये तो मैं यहाँ पे जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है, हम आप मैं सब कहते हैं वो मोहसिन पाकिस्तान है, मोहसिन उम्मत मुसलमान है। एक पाकिस्तान बनाया कायद आज़म ने, सारे इस चीज़ को ऑन करते हैं। 5वीं 6ठी क्लास में चैप्टर भी है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के ऊपर कि जी सेव बाद में पाकिस्तान को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने किया था। अगर उन्होंने किया था तो उनको अपने मुल्क की अदालतों में जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये तो वो चीज़ है ना कि मैं एक चीज़ बनाता हूँ या मैं एक चीज़ को सेव करता हूँ, बाद में मैं उसके ताबिया हो जाता हूँ। अब उनको इंसाफ के लिए अपनी अदालतों में जाने, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि एक मोहसिन पाकिस्तान को पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें क्यों खाना पड़ी, वकीलों के दर पे क्यों जाना पड़ा और अदालतों में क्यों जाना पड़ा। सबसे बड़ी बात है ना, ये बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर सोचता भी हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि वो अगर पाकिस्तान बनने के बाद कुछ अर्सा वो भी सर्वाइव कर जाते तो पता नहीं उनके साथ क्या बनता। उसकी हम ये इसे प्रज्यूम कर सकते हैं, जो इधर बना है ना, तो उनके साथ भी शायद कोई इस तरह के मामला भी हो सकते थे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके टाइम का बहुत ही गहरी बात कर दी है चौधरी साहब ने कि मोहसिन पाकिस्तान जो पूरी उम्मत मुसलमान के मोहसिन है, उन्हें पाकिस्तानी अदालतों में क्यों जाना पड़ा, उन्हें वकीलों के दर पर क्यों जाना पड़ा। ये सबके लिए लम्हा फ़िक्री है, एक सोचने वाली बात है। अब केस का फ़ैसला जो भी होता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। हमने उस मोहसिन पाकिस्तान को नज़र बंद रखा है, जिनकी वजह से आज हम महफूज हैं, रात को सुकून की नींद सोते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।